नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको पता है कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 5 दिसंबर को चुनाव होना है, लेकिन महागठबंधन में, या यूं कहें कि महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होगा, महागठबंधन में किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, यह अब तक तय नहीं हो पाया है। जदयू और आरजेडी में थोड़ी सी जिच बनी हुई है, यह भी सच है। आपको हम बता दें कि कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 2020 में आरजेडी के जीते हुए विधायक अनिल सहनी की सदस्यता चली गई है। तो स्वाभाविक तौर पर इस सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, दावा तो आरजेडी का बनता है। लेकिन जब मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव की रणभेरी बजी थी तो आरजेडी इस बात के लिए तैयार थी कि मोकामा तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यदि जेडीयू चाहे तो गोपालगंज में उपचुनाव लड़ सकती है। लेकिन बाद में गोपालगंज सीट जेडीयू ने लड़ने से मना कर दिया था, तैयारी नहीं थी, उम्मीदवार नहीं दिख रहे थे। ऐसे में आरजेडी ने ही लड़ा और वहां आरजेडी मजबूती से लड़ी। मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। 1794 मतों से हार मिली और आपको पता है कि दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी चुनाव जीत गई बीजेपी की। तो आरजेडी ने पहले यह सोचा था कि दोनों सीटों पर हम चुनाव जीत लेंगे, मतलब मोकामा और गोपालगंज में। लेकिन आपको पता है मैच टाई रहा, इलेक्शन टाई रहा, जो सीट जिनकी थी उनकी बनी रह गई। अब कुर्नी की रणभेरी बज गई है। तो पहले यह बात कही जा रही थी कि जब गोपालगंज की सीट आरजेडी को लड़ने को दे दी गई, जो कि 2020 में कांग्रेस की सीट थी, लड़ने के लिए कांग्रेस हार गई थी, तो कुर्नी जेडीयू को दे दिया जाएगा। और कुर्नी में जेडीयू के एस्टैब्लिश कैंडिडेट मनोज कुशवाहा भी हैं। जिस तरीके से जेडीयू जातीय समीकरण को साधता है, साधने की कोशिश कर रहा है, कुशवाहा मतदाता जिनके भीतर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, उन्हें ठीक भी करना है। मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार माना जा रहा। तो मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी को लेकर जेडीयू, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नहीं, अब आरजेडी की इच्छा भी जग गई है कि इस सीट को हम लड़ लेते हैं। अनिल सहनी जिनकी सदस्यता खत्म हुई, अनिल सहनी की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती हैं। जिस दिन सदस्यता खत्म हुई थी, या यूं कहें कि जिस दिन कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसके अगले दिन से ही अनिल सहनी कुर्नी में घूमने लगे थे। तो अब यह अगले 1-2 दिनों में तय होना है कि आखिर में जेडीयू लड़ेगा कि आरजेडी लड़ेगा। देखिए, आपको यह भी बता दें कि 2020 में यहां जीत हार बहुत ही मामूली मतों के अंतर से हुई थी। बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता थे, वे करीब 700 मतों से चुनाव हारे थे। मुझे ठीक से याद है कि जब मतगणना की समाप्ति हुई थी तो पहले तो बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता को ही निर्वाचित घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि एक ईवीएम मशीन की गिनती छूट गई है और जब उसकी गिनती की गई तो फिर से अनिल सहनी आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। देखिए, यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में केदार गुप्ता का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद और कुर्नी की रणभेरी बजने के तुरंत बाद बीजेपी की ओर से मुकेश सहनी को ललकारा गया। कई तरीके की बातें की गई। तो क्यों बात की गई? दरअसल आपने यह देखा कि गोपालगंज में जो बीजेपी को जीत मिली, उसमें सबसे बड़े फैक्टर ओवैसी रहे और साथ में तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव रहे, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर करीब 21,000 मत ले आए और 1794 मतों से आरजेडी हार गया। यदि आप बोचहा के नतीजों को देखेंगे, जो बोचहा मुजफ्फरपुर में ही है, तो बोचहा में बीजेपी की हार के कारण मुकेश सहनी बने थे और मोकामा और गोपालगंज में भी मुकेश सहनी ने आरजेडी को सपोर्ट किया, यह कहकर कि हमें बीजेपी को हराना है। तो कुर्नी में जो 2020 में चुनाव जीते हुए अनिल सहनी, मतलब सहनी जिसकी राजनीति मुकेश सहनी करते हैं, तो यदि उन्हें टिकट से वंचित किया जाता है तो फिर क्या होगा? मुकेश सहनी ने कह दिया है कि हम उम्मीदवार देंगे, 16 तारीख को नामांकन होगा। तो बीजेपी यह देख रही है कि यदि अनिल सहनी को उम्मीदवारी से महागठबंधन, मतलब अनिल सहनी की पत्नी को उम्मीदवारी से महागठबंधन वंचित करता है, तो ऐसे में मुकेश सहनी यदि इस बार
कुर्नी का चुनाव लड़ते हैं तो शायद उनके लिए फायदेमंद हो जाए, मतलब बीजेपी के लिए। देखिए, कुर्नी चुनाव लड़ने की घोषणा ओवैसी की पार्टी ने भी कर दी है, मतलब ओवैसी का जो खेला है अब सीमांचल से बाहर निकलकर पूरे बिहार में हो रहा है। और कुर्नी में भी मुसलमान मतदाताओं की आबादी बहुत अधिक है। हमने कल पब्लिक ओपिनियन में देखा था, हमारे साथी अभिषेक ने कुर्नी में पब्लिक ओपिनियन किया था, जिसमें मुसलमान यह कह रहे थे कि यदि मुसलमान आएंगे उम्मीदवार बनकर, ओवैसी मुसलमान को ही उम्मीदवार बनाते हैं तो हम मुसलमान की ओर जा सकते हैं। इसका मतलब वहां भी ओवैसी का कार्ड चल सकता है जो महागठबंधन को झटका दे सकता है। तो मुकेश सहनी बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं कि कुर्नी के रिजल्ट को महागठबंधन के नजरिए से या फिर बीजेपी के नजरिए से भी मुकेश सहनी प्रभावित करने वाले हैं। मुकेश सहनी का प्रभाव इन दिनों मल्लाह जाति में, या जो निषाद क्रांति की वो बात करते हैं, देखिए ये बात सच है कि मोकामा में जब चुनाव हो रहा था और जिधर मोकामा में शाहनी समाज के लोग हैं, मुकेश सहनी का वोट किधर है इसका पता लगाने के लिए, मतलब निषाद किसे वोट दे रहे हैं इसका पता लगाने के लिए कुछ लोग बीजेपी का झंडा लगाकर, जबकि बीजेपी के नहीं थे, वे मोकामा के सहनी समाज में, बिंद समाज में गए थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे और गाड़ी पर बीजेपी का झंडा दिखा, मतलब सोनम देवी के लिए, ललन सिंह मोकामा वाले की पत्नी सोनम देवी के लिए, तो वहां बिंद टोली में लोगों ने बीजेपी का विरोध किया था और कहा था कि यहां बीजेपी के लिए स्पेस नहीं है, यहां वो होगा जो मुकेश सहनी कहेंगे। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि मुकेश सहनी ने अपनी जाति में पैठ बना ली है और वे भी प्रत्येक उपचुनाव में जीत हार के एक फैक्टर बन रहे हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ झुके हुए दिखते हैं, लेकिन महागठबंधन उनके उम्मीदवार को समर्थन दे देगा, इस बात की उम्मीद कम लग रही है। ऐसे में मुकेश सहनी को भविष्य की राजनीति भी करनी है 2024-2025, तो यह देखना होगा कि कुर्नी में वे उम्मीदवार किसे बनाते हैं। उम्मीदवारी की घोषणा तो कर ही चुके हैं, और उम्मीदवार बनाते हैं तो फिर उसका प्रभाव क्या होता है, किसको फायदा पहुंचता है, किसको नुकसान होता है। तो कुर्नी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में बातचीत होनी है। आपको पता है कि अपने जन्मदिन के दिन, मतलब 9 नवंबर की शाम, राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव दिल्ली आ गए और दिल्ली में ही लालू यादव भी हैं। यह भी आपको पता है कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना है और उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता के लिए अपनी एक किडनी देने की घोषणा की है। इस बात के लिए रोहिणी आचार्य को सलाम किया जाना चाहिए कि पिता के प्रति बेटी का प्यार किस तरीके का। रोहिणी की उम्र क्या है, लेकिन उसने इतनी बड़ी कुर्बानी हम नहीं कहेंगे, आदमी तो एक किडनी पर ही जिंदा रहते हैं, लेकिन पिता के प्रति अपने प्यार को जो दिखाया है, प्रदर्शित किया है, बहादुर फैसला लिया है। और जाहिर तौर पर जब रोहिणी ने यह फैसला लिया तो इस फैसले के साथ उनके ससुराल पक्ष के लोग भी होंगे, तो रोहिणी का फैसला सलाम करने के योग्य है। लेकिन जहां तक उपचुनाव की बात है, कुर्नी में आखिर में फैसला क्या होता है, महागठबंधन में आरजेडी लड़ता है या जेडीयू लड़ता है, मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होते हैं या अनिल सहनी की पत्नी उम्मीदवार होती है या कोई और हो जाता है। बीजेपी की ओर से तो केदार गुप्ता की बात तय ही है। हम कुर्नी में यह भी देख रहे हैं कि एक नारा लग रहा है, स्थानीय बनाम बाहरी, और इस नारे ने कई लोगों को परेशान कर रखा है। तो कुर्नी की लड़ाई देखिए, मोकामा और गोपालगंज की लड़ाई में बहुत कुछ पहले से तय था। जैसे मोकामा में अनंत सिंह, मतलब सबसे बड़े फैक्टर अनंत सिंह थे, और गोपालगंज में संवेदना थी, लेकिन संवेदना को वहां चुनौती मिली और यह चुनौती बीजेपी की हार में बदल सकती थी यदि ओवैसी वहां नहीं होते। तो हमारी नजर कुर्नी पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।